राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, सूती वस्त्र के निर्माण प्रक्रिया को समझा रही हूँ कि सूती वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो आज हम देखते हैं कि कॉटन के वस्त्र किस तरह से और कैसे तैयार किए जाते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो यूजी का, जैसे कि अभी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो अब आता है एग्जाम में कि कॉटन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझाइए, सूती वस्त्र निर्माण प्रक्रिया को समझाइए, इस तरह का प्रश्न आता है। या कई बार ऐसा भी आता है कि विश्वव्यापी रेशा किसको कहते हैं, उस रेशा के निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। इस तरह की क्वेश्चंस घुमा फिरा करके आपको दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो बता रही हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स में किस तरह से सूती वस्त्र से बनते हैं कपास के रेशों से। तो सबसे पहले जो कपास होता है ना, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फाइबर, विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। कई बच्चे पूछते थे, मैडम वस्त्रों का राजा कौन है। एक जगह मुझे पढ़ने को मिला तो कहा, लोकोक्ति है, कपास तो राजा होता है, कपास तो राजा होता है। तो कपास को राजा भी कहते हैं। इसके लिए जो क्लाइमेट होनी चाहिए, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, ट्रॉपिकल होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहां इसकी खेती की जाती है कपास की। उसके लिए नमी और गर्मी, कपास की खेती के लिए नमी और गर्मी दोनों का होना जरूरी है। आर्द्रता भी होनी चाहिए और हीट भी होना चाहिए। इसका पौधा वार्षिक होता है, एनुअल होता है, 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष में कपास के पौधे पक करके तैयार हो जाते हैं। इसको सब पकने में जो समय लगता है वो 200 दिन तक लगता है। 200 दिन में कपास के पौधे पक करके तैयार हो जाते हैं। पौधा 1 वर्षीय होता है, इतना याद रखना। और यूनिवर्सल फाइबर इसको कहते हैं। इसके लिए नमी और गर्मी वाला क्षेत्र अच्छा माना जाता है। मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी इसकी काली होनी चाहिए और क्षारीय होनी चाहिए। मिस्र में जो कपास उगाए जाते हैं उसकी मिट्टी, वहाँ की मिट्टी क्षारीय होती है, और जहाँ की मिट्टी जितना अधिक क्षारीय होगी वहाँ उतना ही अधिक और उत्तम प्रकार के कपास उगाए जाते हैं। तो मिस्र का कपास सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी अच्छी होती है। जब मिट्टी क्षारीय होगी और मिट्टी में अगर गोबर का कुछ अंश है, नमक का कुछ अंश है, तो वहाँ का जो उस मिट्टी में जो कपास उगाए जाएंगे, वहाँ के जो रेशे होंगे उस कपास के, वो लंबे होंगे, सफ़ेद रंग के होंगे, मजबूत होंगे और काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के होंगे अगर वहाँ की मिट्टी क्षारीय है तो। अब हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कपास के बारे में प्रारंभिक जानकारी। अब हम देखते हैं कि कपास के रेशों के लिए कैसे हम उससे वस्त्र तैयार करेंगे। तो सबसे पहला है, क्या करते हैं, कपास के पौधों को बोया जाता है। बोने के बाद जब इसके पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, 5-6 इंच के हो जाते हैं, 7 इंच के हो जाते हैं, 3 से लेकर के 7-8 इंच के हो जाते हैं, तब इसकी सोहनी की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है, जिसको बीडिंग कहते हैं। खार पतवार उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जब पौधे तैयार हो जाते हैं, पौधे इसके 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। कुछ पौधा इसका बड़ा होता है, कुछ मध्यम आकार का होता है और कुछ छोटे होते हैं। कलियां निकलती हैं जब पौधे बड़े हो जाते हैं, उसमें से फ्लावर निकलते हैं। पहला फ्लावर क्रीम कलर का निकलता है जो बाद में चल करके बैंगनी हो जाता है। तो जब कलियां बनती हैं, फ्लावर होता है, उसके बाद उसमें कोए बनते हैं। क्या होता है, कोए। तो यहीं से कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगर एग्जामिनेशन में आता है कपास के निर्माण प्रक्रिया को समझाइए, तो हम कहाँ से लेंगे, कलेक्शन ऑफ पॉट से लेंगे। जब कोए पक करके तैयार हो जाते हैं, अगर उस स्थिति में जब कोए पक करके तैयार हो गए, अगर उस समय आपने कोए को एकत्रित नहीं किया,
तो कोए समय के साथ फट जाएंगे और उनमें से रेसे बाहर निकल जाएंगे, छिटक जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और इसके बाद देखोगे उसमें धूल मिट्टी वातावरण के प्रभाव में आकर के रेसों का जो नेचुरल कलर है वह भी धूप में आने के बाद खराब हो जाएगा, मटमैले कलर के हो जाएंगे, पीले कलर के हो जाएंगे। तो समय पर जैसे ही कपास के रेसे पक जाते हैं अंदर से, है ना, कोई पक जाते हैं, तब उसको कलेक्शन कर लिया जाता है। कपास के रेसे बीज के चारों तरफ लिपटे हुए रहते हैं, इसलिए इसे बीज के बाल भी कहा जाता है। कपास को बीज का बाल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। उस स्थिति में आप पॉट्स को कोए को अपने हाथ से तोड़ करके या मशीन से, आजकल मशीन भी आ गई है जिससे फटाफट कोए को एकत्रित कर लिया जाता है। कोए एकत्रित हो गए, इसके बाद इसकी की जाती है गिनिंग। गिनिंग का काम हाथ से और मशीन से दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। हैंड गिनिंग भी होती है और मशीन गिनिंग भी होती है। इसके बाद जब गिनिंग हो जाती है, कलेक्शन ऑफ पॉट्स के बाद गिनिंग करते हैं, मतलब इसको जो ठोक करके उसके पॉट्स को, छिलके को हटा देते हैं और जो रेसे हैं उन रेसों को अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को गिनिंग कहलाता है। इसके बाद इसको हम बेलिंग करते हैं। बेलिंग मतलब होता है गांठर बनाना। क्या कहते हैं? मतलब गट्ठर बनाना। तो जब आपके रेसे एकत्रित हो गए तो उस एकत्रित रेसों को बड़े बड़े बोरियों में, बड़े बड़े टाट में, बड़े बड़े कपड़ों में उनको बांध दिया जाता है, गट्ठर बांध दिया जाता है। जैसे एक खेत से कपास टूट के आए, दूसरे खेत से टूट के आए, तीसरे खेत से टूट के आए, तो सबको हम एक गट्ठर बना लेते हैं और उसको गट्ठर में बांध देते हैं, जिसको हम कहते हैं बेलिंग। इसके बाद क्या करते हैं, हमको पहुंचाना होता है वहां जहां पर रेसों को भेजा जाता है आगामी प्रोसेस के लिए, कार्डिंग के लिए या कॉम्बिंग के लिए, है ना। तो इस स्थिति में बेलिंग के दौरान बहुत सारे रेसे एक साथ बांध दिए जाते हैं, खूब सारे गट्ठर, बड़े बड़े गट्ठर बना दिए जाते हैं। गट्ठर बनाने के बाद उन रेसों को, जो जगह जगह से गट्ठर आए हैं, जैसे कुछ नागौर से आया, कुछ कहीं और से आया, कुछ अहमदाबाद से आया, कुछ तमिलनाडु से आया, तो उन सारे गट्ठर को खोल करके उसको ब्लेंड कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने का मतलब ये होता है कि अच्छा बुरा सब एक साथ मिल जाए और कॉस्ट इफेक्ट इससे सही हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार बहुत अच्छे अच्छे रेसे होते हैं, उसका कॉस्ट जनरल लोग उसको पे नहीं कर पाता है, तो मिला दिया जाता है। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिलाना, मिला दिया। मिलाने के बाद कार्डिंग का काम किया जाता है। कार्डिंग मतलब होता है धुनाई। अब इसकी हम धुनाई करते हैं। धुनाई के दौरान आप तो देखते हो, घर में भी देखे होंगे, जब कभी आप रजाई बनाते हुए देखते होंगे तो धुनी आता है धुलने के लिए। धुनाई के दौरान क्या होता है कि कपास के रेशों में जो गंदगी है, जो बीज रह चुके हैं, जो घास उसमें आके मिल गए हैं या पॉट्स के छिलके आके मिल गए हैं, पत्तियां आके मिल गई है, वो सारे कार्डिंग के दौरान, धुनाई प्रक्रिया के दौरान अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर हमें उत्कृष्ट प्रकार का कपास के रेशों से वस्त्र बनाना है, बेस्ट क्वालिटी का, तो अब इसको कॉम्बिंग की जाती है। कंघी करना जिसको कहते हैं, कॉम्बिंग। कॉम्बिंग करने के दौरान क्या होता है कि छोटे रेशे कपास के और बड़े रेशे कपास के जो होते हैं, तो कॉम्बिंग के दौरान छोटे रेशे बड़े रेशों से अलग हो जाते हैं। उन छोटे रेशों का उपयोग अन्य चीज़ों में किया जाता है। तो कॉम्बिंग हो गया। अब कॉम्बिंग करने के बाद, कॉम्बिंग मतलब कंघी करना, कॉम्बिंग करने के बाद स्लीवरिंग, पोनी बनाना जिसको कहते हैं, पोनी बनाते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ये जो हमारी पेन के आकार है ना, इस पेन के आकार का, इससे भी बड़ा थोड़ा सा 5-6 इंच का, इतनी बड़ी बड़ी पोनियाँ तैयार की जाती है। फिर उस पोनी को कताई के लिए जब हम सूत बनाते हैं, तो हमने तो किया हुआ उस काम को, चरखा तो मैं से नहीं किया मैंने, पर तकली से जरूर किया। तकली होती थी, उस तकली से पोनी बने बनाए आते थे, मार्केट से खरीद के लाते थे रुई का पोनी, और फिर
उससे सूत काते जाते थे। तो स्लीवरिंग का मतलब होता है पोनी बनाना। पोनी 2 स्तर पर बनाए जाते हैं। एग्जाम में अक्सर अगर ये पूछा जाए कि क्या पोनी कॉम्बिंग स्टेज में बनाया जाएगा या कार्डिंग स्टेज में भी बनाया जाएगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप क्या कहोगे कि कॉम्बिंग दोनों ही स्थिति में आप बना सकते हैं। जब कंघी किया हुआ रहेगा आपका कॉटन का रेशा, तब पर भी आप पोनी बना सकते हैं, और इस अवस्था में भी, कार्डिंग अवस्था में भी आप इसको पोनी बना सकते हैं। तो कार्डिंग अवस्था में जब पोनी बनाएंगे, उसका जो रेशा होगा, उससे जो बने वस्त्र होंगे, कॉम्बिंग जो कॉम्ड स्लीवरिंग रहेगा, स्लाइवर रहेगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। कौन सा? कॉम्ड स्लाइवर। कंघी किया हुआ जो पोनी बना हुआ रहेगा वो ज़्यादा उत्कृष्ट प्रकार का होगा इन कंपैरिजन टू जो केवल धुनाई प्रक्रिया के द्वारा जिसका पोनी बनाया गया है। इतनी बात समझ में आ गया। कार्डिंग का मतलब ही होता है रेशों में जो कुछ भी गंदगी रह गई है उन गंदगी को बाहर निकाल देना, और कॉम्बिंग वाली स्थिति में क्या है, बड़ी रेशों को छोटे रेशों से अलग कर देना और रेशों को समानांतर कर देना, जिससे रेशों की मजबूती आ जाती है और उससे उत्कृष्ट प्रकार का वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब आता है इसके बाद प्रक्रिया आती है स्पिनिंग की, बुनाई करने की। स्पिनिंग करते हैं तो स्पिनिंग वाली प्रक्रिया जो होती है वो स्पिनिंग की प्रक्रिया 2 तरीके से की जाती है। स्पिनिंग फ्रेम के द्वारा भी करते हैं और हाथों से भी स्पिनिंग का काम हम करते हैं। जब स्पिनिंग हो जाती है आपका काम, तब होता है आपका वीविंग का काम। अब ये काम पहले आप जानते होंगे हाथ से भी हैंडलूम के द्वारा किया जाता था और मशीन से भी किया जाता है वर्तमान में। हाथ से जब करते हैं बुनाई तो बहुत ज़्यादा समय और शक्ति लगता है, मशीन से फटाफट काम हो जाते हैं। फिर इस वीविंग के कई तरीके हैं, जिसमें प्लेन वीव आता है, ट्विल वीव आता है, साटिन वीव आता है। तो प्लेन वीव के द्वारा लॉन्ग क्लॉथ जो अपन पेटीकोट पहनते हैं उसका कपड़ा, लट्ठा का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, कैम्ब्रिक, ये सारे प्लेन वीव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। 2 प्लाई यार्न को मिला करके, 2 सूत को मिला करके, जिसमें एक कपास रहता है दूसरा रियोन रहता है, इन दोनों को मिला करके स्काई सूट, बास्केटबॉल खेलने हेतु या फुटबॉल खेलने हेतु खिलाड़ियों के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ट्विल वीव के द्वारा डेनिम का वस्त्र, जींस का वस्त्र तैयार किया जाता है, और साटिन बुनाई के द्वारा चिकने वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, सूती वस्त्र निर्माण प्रक्रिया को मैंने समझाया। तो कई सारे चरण होते हैं, इस चरणों को आप याद कर लोगे तो पक्का होता है। सबसे पहले है कि जब कोई पक जाते हैं उनको कलेक्ट करना, जब कलेक्ट कर गया तब उसको गिनिंग करना, गिनिंग प्रक्रिया हो गई तो उसको हम गट्ठर बना देंगे। विभिन्न टाट के बोरियों में या प्लास्टिक के बोरियों में या कपड़े में रेशों को इकट्ठा कर लेंगे। जब उन बोरियों को हमने ले लिया, इकट्ठा कर लिया, तो जब हम ले जाएंगे कपड़े के मिल में तैयार करने के लिए, जहाँ धुनाई होता है वहाँ तैयार करने के लिए, तो जगह जगह से जो आए हुए गट्ठर होते हैं उन गट्ठर को मिला दिया जाता है और सब रेशे आपस में मिला दिए जाते हैं। मिलाने का काम हो गया, उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। इसके बाद कार्डिंग का काम किया जाता है, धुनाई का काम किया जाता है ना। धुनाई सभी रेशों का किया जाएगा और कॉम्बिंग उन्हीं रेशों की जाएगी जिन रेशों से हमें उत्कृष्ट प्रकार के वस्त्र तैयार करने हैं। और कार्डिंग तक की प्रक्रिया, कलेक्शन ऑफ पाउडर से लेकर के कार्डिंग तक की प्रक्रिया सभी रेशों में किया जाएगा, यहाँ तक कॉमन है। इसके बाद आता है आपका कॉम्बिंग उनके किए जाते हैं जिनसे हमें बेस्ट क्वालिटी का वस्त्र तैयार करना है, तो कॉम्बिंग हो गई। इसके बाद स्लीवरिंग, पौनी बनाने का काम किया जाता है, और तब होता है स्पिनिंग का काम करना। स्पिनिंग का काम स्पिनिंग फ्रेम के द्वारा किया जाता है अथवा हाथ से भी आप कर सकते हैं। तब प्रक्रिया होती है बुनाई की। जब बुनाई हो जाता है वस्त्र, है ना, बुन करके तैयार हो जाते हैं, तब उस पर परिसज्जा की जाती है। क्योंकि जब वस्त्र तैयार होकर के आता है तो इतने मतलब इस तरह से होता है, देखने में बिल्कुल अनाकर्षक
चमड़े की तरह मोटा होता है, कहीं से पतला, कहीं से लंबा, कहीं से टेढ़ा, कहीं से मेढ़ा, कहीं छिद्र नहीं है, कहीं छिद्र है। तब उसमें विभिन्न प्रकार की फिनिशेज की जाती है और फिनिशेज करने के बाद फिर वो मार्केट में कपड़ा बिकने के लिए तैयार रहता है। केवल बुनाई करके अगर कपड़ा आप चाहोगे मार्केट में बेचने के लिए तो कोई भी ग्राहक शायद ही उसको लेना पसंद करेगा, क्योंकि वहाँ तक आते आते, है ना, यहाँ तक आते आते आप देखते हो कि रेशे बन के जरूर तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसमें ना तो सुंदरता होता है, ना आकर्षण होता है, ना कुछ और होता है, देखने के लायक ही नहीं होता है। कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं चमड़े की तरह। तो वैसा चीज़ मार्केट में नहीं जाता है। मार्केट में तब जाएगा जब उसको परिसज्जा कर दिया जाता है। परिसज्जा मैंने बताया था, मर्सराइजिंग परिसज्जा की जाती है, समकोर चौड़ा करने के लिए किया जाता है, नैपिंग प्रक्रिया परिसज्जा की जाती है, एम्बोसिंग किया जाता है। जैसा जिस पर्पस के लिए हमको वस्त्र तैयार करना है उस पर्पस के ध्यान में रखते हुए इसकी हम परिसज्जा करते हैं। इस प्रकार से आज मैंने आपको कपास के रेशों से सूती वस्त्र निर्माण प्रक्रिया को समझाया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो मुझे जाने की इजाज़त। ओके, बाय बाय।